हाय गाइस, माय नेम इज प्रशांत। आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। इन टुडे सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस 24th May 2021 करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन एंड सी दैट व्हाट आर द टुडेस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट वी विल कवर इंपॉर्टेंट डेज of today's session. Then we will cover national news, international news, and all the news which are important for our examination. So first we will see the important days. तो इंपॉर्टेंट डेज में अगर बात करें, अभी हाल ही में 20 मई को वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड बी डे, तो वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अब बी अब ये इसके बारे में जान लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेपर में कुछ समझ सकते हैं कि 20 मई को क्या होता है, वर्ल्ड बी डे होता है। फिर इस साल की बी डे की थीम क्या थी? मैंने कई बार अपने सेशन में बताया हुआ है कि अगर कोई डे आ रहा है तो बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं जिस डेज के साथ कोई थीम होती है। ठीक है, लाइक फॉर उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए एक थीम रखी जाती है। तो बी यहाँ डे के लिए एक थीम रखी गई है। थीम क्या है? बी एंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बी एंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। On this day, Anton Jansa, the pioneer of beekeeping, was born in 1734. तो अगर बात करें 20 मई को, जो एंटोन जेंसा हैं उनका जन्म हुआ था, जिन्हें पाइनियर माना जाता है बी कीपिंग का। ठीक है ना। जनरली बी की अगर बात करें, इनका जो यूज होता है पॉलिनेशन में ज्यादा होता है। द पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल डे इज टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ द बी एंड अदर पॉलिनेटर फॉर द इकोसिस्टम। The UN has designed May 20 as the date to celebrate these famous pollinators. These are the 20,000 species of bees around the world, and lot of these bees are in decline, say bee expert Hin Nigo. तो बहुत सारे जो बीज हैं वो इंडेंजर स्पीसीज में भी एक तरीके से ये आ रहे हैं कि ये इनका डिक्लाइन हो रहा है या इनका एक्सटेंशन हो रहा है। और जब बी का एक्सटेंशन होने लगेगा तो ऑब्वियसली अदर पॉलिनेशन में दिक्कत होगी। तो जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स की या ट्री की, उसमें भी अगर बात करें दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, जनरली जो बीज होते हैं उनको पॉलिनेटर्स या पॉलिनेशन में यूज होता है, और उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। तो पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है 20 में। क्या थीम रही है? बी एंगेज, बिल्ड बेटर फॉर बीज। और ये जो मनाया जाता है एंटन जेंसा, जो एक पायनियर बी कीपिंग थे, उनके जन्म दिवस से मनाया जाता है, जिनका जन्म 1734 में हुआ था। तो ये जो दो तीन पॉइंट है हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को ऑब्जर्व होता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को ऑब्जर्व होता है। तो 20 मई को वर्ल्ड बी डे भी ऑब्जर्व होता है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे होता है। अब जान लेते हैं मेट्रोलॉजी डे क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज एन इवेंट अकरिंग ऑन 20th May celebrating the international system of units. The theme for World Meteorology Day is measurement for health. तो जनरली अगर बात करें, ये जो मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है वो किसके लिए मनाया जाता है? मेजरमेंट के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा मेजरमेंट के लिए बहुत सारी हम यूनिट्स का यूज करते हैं। बहुत सारे अगर बात करें यूनिट्स, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, मीटर, हम अगर बात करें लीटर, केजी। ठीक है। तो अगर बात करें बहुत सारी हम चीजों का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट के बेसिस पर ही अगर बात करें, एक डे रखा गया है, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑन 20th में। तो इस साल की वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की थीम क्या है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। क्या थीम है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। अब वही बात है, आप अपने वेट को भी मेजर कर सकते हो। ठीक है। आप अपने ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हो। हम हर चीज अब क्या करने लगे? मेजर करने लगे। टेम्परेचर मेजर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है। तो क्या थीम है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। The date is the anniversary of the signing of Meter Convention in 1875. तो एक मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 पे, जहां पर अगर बात करें कॉमन यूनिट्स रखी गई थी हर चीजों की। कि हम अगर बात करें, एक ये प्रॉपर कॉमन यूनिट रखेंगे कि अगर आप अपने लीटर में मेजर कर रहे हैं तो हम अपने अभी लीटर में मेजर करेंगे। देखिए बहुत सारी कंट्रीज थी, कुछ 18-20 कंट्रीज थी जिन्होंने इस मीटर कन्वेंशन पे साइन किया था। ठीक है ना। तो वो अगर बात करें साइंटिफिक फॉर्म में बहुत सारे और भी मीटर और भी यूनिट्स होती हैं जहाँ यूज होती हैं। तो वो एक अगर बात करें कॉमन साइंटिफिक यूनिट्स वहां पर ली गई थी। ठीक है। तो 1875 में ये मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था, इसी तारीख को 20 मई को। इसी वजह से 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है।
Meteorology is the study of measurement. The World Meteorology Day project is currently realized jointly by the BIPM and OIML. तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड ही ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है आपको ज्यादा. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द मीटर कन्वेंशन ऑन 20th May 1875. जैसे कि मैंने बताया, हाँ इसमें देखो 17 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, 17 नेशन ने ये कन्वेंशन साइन किया था. अब हम बात कर लेते हैं अगले डे की, और अगला डे है नेशनल एंटी टेररिज्म डे. एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे. तो मैंने बताया है कई बार कि हमारे के यहाँ इंटरनेशनल डेज भी होते हैं और नेशनल लेवल भी डेज होते हैं. तो हमारे पेपर में दोनों लेवल से क्वेश्चन आते हैं. अगर वो इंटरनेशनल डे बनाया जा रहा है तो उससे भी क्वेश्चन आता है, और नेशनल लेवल पे कोई डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उससे भी क्वेश्चन आता है. तो हर साल भारत में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है. ठीक है ना, आतंकवादी विरोधी दिवस. ठीक है. अब ये डे क्यों मनाया जाता है, या ये डे 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 मई 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं थे उस समय, मतलब एक्चुअली उस समय अगर बात करें, हाँ, भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, बट अगर बात करें भारत के पीएम रह चुके थे. उस समय पीएम नहीं थे, लेकिन 1991 में ये पीएम नहीं थे. बट राजीव गांधी जी का क्या हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था. ठीक है ना, गांधी जी का क्या हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था. चेन्नई में वो गए हुए थे, एक अगर बात करें बोल सकते हैं इलेक्शन कैंपेन था, वहां गए हुए थे. और वहां पर अगर बात करें उनका एसेसिनेशन किया था एलटीटी ग्रुप ने. एक श्रीलंका का ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है एलटीटी ग्रुप, उसने एसेसिनेशन किया था. तो यही चीज यहाँ पे दी गई है. तो एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21st May इन इंडिया एवरी ईयर. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे टू वीन अवे फ्रॉम द यूथ फ्रॉम टेररिज्म. वीन का मतलब कि अगर बात करें हटाना, यूथ को अगर बात करें वहां से निकालना. टेररिज्म क्या होता है, बहुत सारे जो यूथ जो होते हैं वो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उनका, ये टेररिज्म जो टेररिस्ट लोग होते हैं उनके कन्विक्शन में आ जाते हैं, तो उन्हें वहां से हटाना यूथ को फ्रॉम टेररिज्म. एंड द कल्ट ऑफ वायलेंस बाय हाईलाइटिंग द सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल एंड शोइंग हाउ इट इज प्रीजुडिशियल to the national interest. It was on this date that the year 1991 that former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. और ये जो साल है राजीव गांधी जी का 30th डेथ एनिवर्सरी अगर है उनकी एज एंटी टेररिज्म डे. तो ये उनकी 30th डेथ एनिवर्सरी है, और ये अगर बात करें उनकी डेथ एनिवर्सरी को ही एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है भारत में. नेक्स्ट, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ मे. हर साल अगर बात करें भारत में मई के तीसरे फ्राइडे को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है. तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे का मतलब क्या होता है? जैसे अगर बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज, आपको पता ही होंगे कि ये वो स्पीशीज हैं जो जिनकी अगर बात करें जिनकी संख्या अब कम रह गई है. ठीक है ना, जैसे टाइगर हो गया या ब्लू व्हेल हो गई, जिनकी संख्या क्या है, कम है. तो इन्हें क्या करना है, बचाना है, प्रिजर्व करना है. अपने अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाना है हमें. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने के लिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए हर साल अगर बात करें हर थर्ड फ्राइडे को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. और इस साल जो थर्ड फ्राइडे पड़ा वो 21 मई को पड़ा. तो 21 मई को ये डे ऑब्जर्व किया गया. नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 3rd May in May. The theme for National Endangered Species Day 2021 is Wildlife Without Borders. क्या है? Wildlife Without Borders. Across the globe, the day is celebrated to raise awareness about endangered species of flora and fauna, जैसे कि मैंने बताया. Each year on third Friday, May National Endangered Species Day offer an opportunity for everyone to learn about the importance of protecting an endangered species. The observance also encourage learning about wildlife habitat and the action necessary to protect them. I hope ये आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट क्या हैं क्लियर होंगे. देन हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है. तो अभी हमने देख लिया 21 मई को 3 डे मनाए जाते हैं. नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, आपके एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे. तो जो टी के दीवाने हैं, जो चाय के दीवाने हैं, उन्हें ये डे अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए कि 21 मई को हमारा डे मनाया जाता है. जैसे कि हम टीचर्स जो होते हैं वो तो जरूर चाय के दीवाने होते हैं. टी, चाय, टी से ही अगर बात देखो, यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है टी. ठीक है, टी और इसी से टीचर बनता है. तो जनरली लोग अगर बात करें जो चाय लवर होते हैं वो
अपने आप को रिलेट कर लेते हैं चाय से। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अगर बात करें चाय से रिलेटेड ही हैं। और इंडिया अगर बात करें सेकंड कंट्री है जो टी प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट कंट्री जो है वो चाइना है, टी प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को हर साल। और ये जो ऑब्जर्व किया जाता है यूएन द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। द रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 21 दिसंबर 2019। तो ये जो डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टी डे, वो ये 21 दिसंबर को मतलब ये अडॉप्ट किया गया था, मतलब 2019 में। 2019 में ही अडॉप्ट किया गया था। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 2020 से यानी लास्ट ईयर से ही ये डे मनाया जा रहा है यूएन द्वारा। ऑन द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू लीड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे। द रीजन फॉर यूएन सेलिब्रेटिंग द 21st May एज इंटरनेशनल टी डे इट दैट द सीजन ऑफ टी प्रोडक्शन बिगिनस में। तो जनरली जो टी प्रोड्यूसिंग सीजन होता है वो मई में ही अगर बात करें कि सीजन आता है। तो इसी वजह से ये 21 मई को टी डे मनाने की बात की गई। अकॉर्डिंग टू द यूएन टी हैज मेडिसिनल वैल्यू एंड हैज द पोटेंशियल ब्रिंगिंग हेल्थ बेनिफिट टू द पीपल। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व ऑन 21 में। हर साल 21 मई को कल्चरल डाइवर्सिटी डायलॉग एंड डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। तो 21 मई को एक और डे मनाया जाता है, 21 मई को काफी डे, यानी अब ये चौथा डे हो गया। ठीक है। तो ये अगर बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट डे 21 मई को मनाया जा रहा है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर बात करें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर बात करें, ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो हमारी सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी में आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे। कोई आपको तमिलियन मिलेगा, कोई बंगाली मिलेगा, कोई अगर बात करें आपको नॉर्थ इंडिया से मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में भी अगर बात करें तो कोई आपको अगर बात करें हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। तो उस वैरायटी अगर बात करें, आपके यहाँ पे कल्चर्स हैं सबके, हर कोई कल्चर अपना एक अलग ही प्रोफेशन भी कोई अपनाए रहते हैं कल्चर्स के लोग, या बहुत सारे मतलब अगर बात करें सबके अपने अपने एक अगर बात करें सबका हर पूरी सोसाइटी में अगर बात करें तो डिफरेंट तरीके के कल्चर के लोग रहते हैं। और उसी के साथ पूरी सोसाइटी आगे बढ़ रही होती है कॉमन गोल पर ही। ठीक है। तो वही बात है, कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर एक डे मनाया जाता है फॉर डायलॉग डेवलपमेंट, फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट की मतलब कि ये जो कल्चर्स है वो स्प्रेड भी हो और लोगों का डेवलपमेंट भी हो। The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is a United Nations sanctioned international holiday for promotion of diversity issue. It is celebrated on 21st May. Every year on 21st May, the World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development celebrated not only the richness of the world culture but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. I hope ये आप लोगों को सारे के सारे डेज समझ में भी आ रहे होंगे, क्यों मनाए जाते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, एक और डे है जो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो हमारी इस लिस्ट में 2 डे हमने 20 मई के कवर किए, 4 डेज हमने 21 मई के कवर किए और 1 डे हम कवर कर रहे हैं 22 मई का। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 22 मई को, या उसे ऑब्जर्व करने के लिए 22 मई को ये डे मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द यूनाइटेड नेशन सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन किया, यूनाइटेड नेशन ही मैक्सिमम डेज अगर बात करें रख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ही रख रहा होता, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही होती हैं, बट यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का नाम है, तो यूनाइटेड नेशन का हमें पता होना चाहिए। जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर बात करें इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने का रास्ता है, हम ही बचा सकते हैं। हमारे जो बायोडाइवर्सिटी में एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे हम ही बचा सकते हैं। वी हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। द ईयर स्लोगन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2020 थीम आर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो ये जो थीम है वो 2020 के अ, से कुछ मिलती जुलती है। ठीक है ना, आज सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो ये जो सॉल्यूशन है अगर बात करें बचाने का, वो हमारे नेचर में ही है। और वही बात है, बात ये अगर आप थोड़े से गहराई से पढ़ोगे तो आपको बहुत बातें समझ में आ जाएंगी। आर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी अगर हमारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम नेचर के पास जाते हैं तो वी गेट अ सॉल्यूशन। सो वही बात है कि देयर इज अ सॉल्यूशन इन आर नेचर फॉर एवरी प्रॉब्लम। This serve as a reminder that biodiversity remain the answer to several sustainable development challenges. The International Day for Biological Diversity fall within the scope of the UN
पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कवर कर लेते हैं आज की नेशनल न्यूज की क्या क्या है आज की नेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट। तो पहली न्यूज है द यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस प्रोजेक्ट ऑफ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट IARE। तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे, 20 मई को जो वर्ल्ड बी डे था, उसी ओकेजन पे अगर बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ही अगर बात करें, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लॉन्च अप ऑफ अ हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो IARA का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे एक हनी टेस्टिंग यहाँ पे जो लैब है वो स्टेब्लिश की गई है। और ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, तो पूसा, ठीक है, पूसा एंड न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, पूसा और न्यू दिल्ली में। ही इन्फॉर्म एफर्ट आर ऑल्सो बीइंग मेड फॉर गुड क्वालिटी हनी, शहद को बनाने की बात की जा रही है, शहद के अगर बात करें प्रोटेक्शन को लेके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इनॉग्रेटिंग द प्रोजेक्ट टू स्टैब्लिश रीजनल हनी क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वही बात है, क्वालिटी के बारे में यहाँ पर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिवाइज सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर फॉर शुगर सीजन 2020-2021। तो यहाँ पे अगर बात करें 2020-21 की सब्सिडी को लेके गवर्नमेंट ने कुछ रिवीजन किया है। क्या होता है कि सब्सिडी, देखो सब्सिडी की अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना होगा सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सहायता, यानी हेल्प। कैसी हेल्प, फाइनेंशियल। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट एक तरीके से आपको पैसा दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अगर बात करें, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन पढ़ाने में जो खर्चा है वो 1,000 रुपए है। लेकिन सरकार मेरी सहायता कर रही है कि आप ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन दो, हम आपका जो खर्चा 1,000 है उसमें 500 रुपए हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो वही बात है कि एक तरीके से हेल्प करना, सब्सिडी का हेल्प करना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो शुगर एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्हें हेल्प करती है, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। उन्हें एक तरीके से बोलती है कि अगर ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे शुगर, तो हम हमारी तरफ से आपको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, हम आपको एक तरीके से रिवॉर्ड भी देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, गवर्नमेंट रिवाइज सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर फॉर शुगर सीजन 2020 टू 2021 फ्रॉम ₹6,000 टू 4,000 पर मेट्रिक टन। तो यहाँ पे सब्सिडी गिरा दी है, पहले उन्हें 6,000 रुपए सब्सिडी मिलती थी पर मेट्रिक टन पे, अब उन्हें 4,000 रुपए सब्सिडी मिल रही है पर मेट्रिक टन पे। ठीक है, शुगर प्रोडक्शन पे, शुगर के एक्सपोर्ट पे, जनरली एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट पर। In view of the increase in international price of sugar, the government has reviewed the subsidy on the, तो वही बात है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे सब्सिडी पहले 6,000 थी अब 4,000 कर दी है। तो यही बात है, अबाउट शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जान लेते हैं। इंडिया द वर्ल्ड बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। तो शुगर के मामले में भी इंडिया सेकंड है, जैसे टी के मामले में सेकंड है, वैसे शुगर के मामले में भी सेकंड है, और ब्राजील फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर शुगर के मामले में। इज अनलाइकली टू एक्सपोर्ट अ स्वीटनर फॉर अप टू 3 years एज हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। एक्सपोर्ट सब्सिडी इज गवर्नमेंट पॉलिसी टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोर्ट जो सब्सिडी की जो पॉलिसी है, ये जनरली एक्सपोर्ट के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी जो भी गवर्नमेंट आपको एक तरीके से एनकरेज कर रही है कि वहां पर आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें, अपने जो भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड, उसे आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें। आई होप ये आपको न्यूज क्लियर होगी। देन फिर से अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर फिर से न्यूज में है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अभी हाल ही में उन्होंने हनी टेस्टिंग लैब लॉन्च करी है पूसा में, और हनी टेस्टिंग लैब स्टेब्लिश करी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जो पूसा और न्यू दिल्ली में है। और अभी हाल ही में अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप भी लॉन्च किया। अब ये ऐप किस चीज से रिलेटेड वो देख लेते हैं। रूरल एडवांसमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर नाउ लॉन्च नेशनल वाइड सेलुलर चेकिंग एप्लीकेशन NMMS। ठीक है, NMMS ऐप, NMMS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप एंड स्पेस ऑफिसर चेकिंग एप्लीकेशन वाया मूवी कॉन्फ्रेंसिंग। देख लेते हैं इस ऐप में क्या दिया गया।
The NMMS app permit having true time attendance of employees at महात्मा गांधी नरेगा वर्क सेट। तो जनरली अगर बात करें, बहुत सारे लोग मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मनरेगा के अंदर गत क्या होता है कि गवर्नमेंट 200 दिन तक का क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जनरली जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग आ रहे होते हैं, उन्हें नरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नरेगा का भी एक अटेंडेंस रजिस्टर बनता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, और उसी हिसाब से उनका पेमेंट किया जाता है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर बात करें इनके इनका अटेंडेंस चेकआउट करने के लिए या इनका अटेंडेंस कीप रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया, जहाँ पर इनकी अटेंडेंस है या इनका जो काम है या इनका जो डिटेल्स है, फोटोग्राफ वगैरह, वो सब क्या की जाएंगी, मेंशन की जाएंगी, रखे जाएंगे, विच विल इंक्रीज सिटीजन ओवरसाइट ऑफ द प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम द पॉसिबल एंडिंग प्रोसेसिंग पेमेंट फास्टर। तो यही चीज है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा ऐप लॉन्च किया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। क्या ऐप का नाम है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। और ये जनरली किसके लिए किया गया? मतलब जो नरेगा एम्प्लॉयज हैं उनके अटेंडेंस को कीप रखने के लिए, ठीक है। देन अगर बात करें डीआरडीओ, फिर से न्यूज में, अभी हाल ही में डीआरडीओ काफी दिनों से न्यूज में है, और उसने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन एक डेवलप किया हुआ है, डीआरडीओ लैब डेवलप एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट डिपकोविन, ठीक है। तो एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए अगर बात करें, एक किट लॉन्च करी है डिप कोविन, इसके बारे में जान लेते हैं। अ लैब ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर में कई बार आता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट कॉल्ड डिप कोविन। एंटीबॉडी किट लॉन्च करिए डिप कोविन। द किट कैन डिटेक्ट कोरोना वायरस स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन ऑफ द वायरस। तो वायरस के बारे में पूरी डिटेल ये दे देता है। डीआरडीओ स्टेटेड द किट कैन डिटेक्ट स्पाइक एज वेल एज न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन ऑफ सार्स कोव 2 वायरस विद हाई सेंसिटिविटी ऑफ 97%, स्पेसिफाई ऑफ 99%। तो ये इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ ये पता होना चाहिए कोविड का दूसरा नाम सार्स कोव 2 भी है, ठीक है। डिप कोविन किट was developed indigenously by the scientists followed by the extension validation more than 1000 patient sample। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक एंटीबॉडी किट डेवलप करी है जिसका नाम क्या है, डिप कोविन। तो ये नाम बस याद रखना, ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा कैसे काम करता है, क्या है वो। आपको सीधे सिर्फ सिर्फ जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए फिट। और वो स्पेसिफिक चीज क्या है कि डिप कोविन एंटीबॉडी एक डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर अगर बात करें न्यू दिल्ली है, और इसके जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र अनवील्ड मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। तो महाराष्ट्र ने अपने यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब कि अपने आप पे भरोसा करना। हम किसी और स्टेट से ऑक्सीजन नहीं मांगते रहेंगे या उनका वेट नहीं करेंगे। हमें अपने यहाँ ही क्या करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रोटेक्शन को बढ़ाना है। जैसे अभी दिल्ली में हो रहा था कि जो वहाँ के सीएम थे वो डिपेंडेंट हो रहे थे और भी सेंटर पे या और भी स्टेट्स पे कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई की जाए। तो वही बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में डिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि हर स्टेट को अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे और अपने ऑक्सीजन प्रोटेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन वहाँ पे उन्हें टाइम टू टाइम जैसे वो मांग रहे वैसे वैसे तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है महाराष्ट्र की प्रोड्यूस करने की, वो 1300 एमटी है पर डे, और इनका जो टारगेट है वो पर डे 3000 एमटी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का है, ठीक है। तो पेपर में एक पूछा जा सकता है कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम किसने लॉन्च करी है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। देन हाल ही में एक कंपनी है हीरो ग्रुप। हीरो ग्रुप कह रहे हैं, सब लोग जानते ही हैं, हमारा हीरो, हमारा एक बजाज, बजाज अलग था, हमारा बजाज वो एक थीम है, बट हीरो सबको पता ही है, हाँ, कि हीरो होंडा के से रिलेटेड सुना ही होगा आपने। तो हीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस एड टेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर। तो अब जो जमाना है वो ऑब्वियसली बात है एडुटेक का ही है, ऑनलाइन एजुकेशन का है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, हर कोई एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट है। और मैनी कंपनीज आर सीकिंग profit in this education businesses, so they are also coming in this businesses, and
Hero Group has started their own venture of edutech that is known as HeroWired. HeroWired is the edtech company of Hero Group. So the Hero Group has announced the launch of Hero Wired, a new edtech company. The edtech venture will offer an end-to-end learning ecosystem. तो मैंने इसके बारे में भी देखा था, हीरो वायर्ड के बारे में। इसमें बहुत सारे जैसे एआई से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, एंड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, मशीन लर्निंग के, गेम्स बनाने के, तो उस तरीके की अगर बात करें कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे अगर बात करें सिखाया जा रहा है लोगों को, ठीक है, ऑनलाइन। तो बस यही आपको याद रखना है, हीरो वायर्ड यहाँ पे लॉन्च किया किसने? हीरो ग्रुप ने। हीरो वायर्ड के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं उनका नाम है अक्षय मुंजर, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। सिप्ला अनवील्ड आरटीपीसीआर टेस्ट किट विराइगन इन इंडिया पार्टनरशिप विद यूबीओ बायोटेक। तो सिप्ला एक अगर बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने यूबीओ बायोटेक के साथ मिलके अगर बात करें एक आरटीपीसीआर किट बनाई है जिसका नाम है विरेगन, ठीक है, जिसका नाम क्या? विरेगन। तो विरेगन एक आरटीपीसीआर किट है जो डेवलप की है सिप्ला और बायोटेक ने मिलके। तो ये बात पता होनी चाहिए बस आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मेन चीज पता होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए और कौन कौन इन्वॉल्व है। तो वही बात है कि हेडिंग में अगर बात करें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सिप्ला की अगर बात कर लें तो सिप्ला के एमडी हैं उमंग बोरा, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। देन अगर बात करें एमजी मोटर इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर। तो एमजी मोटर अगर बात करें एक कार कंपनी है, चाइना की कार कंपनी है। इसकी अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कार भी लॉन्च हुई हुई हैं मार्केट में। तो इसने भी अगर बात करें एक फ्री ऑनलाइन मेडिकल सर्विस, मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। MG Motor India launched a platform for free online medical consultation with doctor for its customer at part of his COVID-19 relief initiative। तो COVID-19 रिलीफ इनिशिएटिव के तहत ये इन्होंने स्टेप लिया, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से का बहुत सारी जो वेंचर्स हैं वो COVID-19 के सिचुएशन को देखते हुए अपने बिजनेस आइडियाज को भी बढ़ा रहे हैं या आगे लेके आ रहे हैं चीजों को। To avail of the 24/7 service, customer have registered themselves on the car maker website through the My MG ऐप, ठीक है। My MG ऐप जो है ये कार का ऐप है। Through MG Healthline, MG customer can avail free consultation with highly qualified doctor for themselves and for their family। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपके पास MG की कार है तो आप इस MG की जो सर्विस है उसका फायदा उठा सकते हैं। अबाउट एमजी की अगर बात करें, एमजी का फुल फॉर्म है मॉरिस गैराज इन द इंडियन सब्सिडरी ऑफ चाइनीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर साइक मोटर की एक अगर बात करें सब्सिडरी है चाइनीज कंपनी की, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, और इसके प्रेसिडेंट और एमडी हैं राजीव छाबा इंडिया में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज की। तो इंटरनेशनल न्यूज में भी हाल ही में न्यूज में है कि यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ये इन्होंने भी हाल ही में 33rd मीटिंग अटेंड करी है हेल्थ मिनिस्टर्स की ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज ओपनिंग सेशन। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ क्या है? ग्रुप है, और इस ग्रुप की 33rd मीटिंग थी हेल्थ मिनिस्टर्स की। वो मीटिंग अटेंड करी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कॉमनवेल्थ अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया, एक समूह है, ग्रुप है। ये किसका समूह है? ये कुछ 53 कंट्रीज का समूह है। 53 कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज। और ये जो 53 कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं यहाँ पर अगर बात करें ब्रिटिश रूल किया करते थे। जिन कंट्रीज में ब्रिटिश रूल किया करते थे उन कंट्रीज का ग्रुप है कॉमनवेल्थ की। ब्रिटिश ने एक कॉमनवेल्थ के एक ग्रुप बना दिया था कि यहाँ यहाँ हमने रूल किया, और यहाँ यहाँ इन सारी कंट्रीज का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फॉर डेवलपमेंट ये ग्रुप डेवलप बनाया गया था, और इंडिया इसका पार्ट है। तो यहाँ पे ओपनिंग सेशन 33rd मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। एजेंडा ऑफ द मीट इज ensuring equitable access to vaccine and building resilience for health system and emergency। हेल्थ मिनिस्टर का मोटो है, माय मोटो हैज ऑलवेज बीन हेल्प फॉर दोस्त विदाउट वेल्थ। ही पॉइंटेड आउट इंडिया थ्रस्ट ऑन टेलीमेडिसिन वुड शो द वे। टेलीमेडिसिन आपको पता ही होगा, जैसे कि वही बात है, ऑनलाइन अगर बात करें इलाज करना, ऑनलाइन अगर बात करें लोगों से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, ठीक है, मेडिकल प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना। तो ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज को लेकर ही टेलीमेडिसिन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया था। तो बस ये पता होना चाहिए 33 33rd मीटिंग थी जिसे यहाँ पर
और इसे अटेंड किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की। Our national telemedicine platform eSanjeevani OPD has been one such remarkable initiative which facilitated over 5 million consultation in a short span of 14 months। तो यहाँ पे अगर बात करें नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है एक ई संजीवनी, जो अभी तक 5 मिलियन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। तो आई होप आप लोगों को इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली होगी क्या क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड टू रिटायर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ऑन 15 जून 2022। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया था अपनी विंडोज के साथ, वो वहां पर अगर बात करें उसे खत्म करने वाले हैं। और मैंने एक तरीके से खत्म किया, उसे मैंने रिटायर करने वाले हैं कि उसका कार्य अब खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली तो माइक्रोसॉफ्ट आपका अपना एक बिंग और माइक्रोसॉफ्ट का अपना, अगर बात करें आपने देखा होगा बिंग अपना एक बिंग है एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो काम कर रहा है, या गूगल का काम कर रहा है। तो जो पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसे वो बंद कर रहे हैं। Internet Explorer was once the most widely used web browser, obtaining a peak of about 95% users share by 2003। 2003 तक सब लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज करते थे। Microsoft has announced to retire the iconic Internet Explorer browser in June 2022 as it envisioned the future of Internet Explorer, which was launched in 1995 on Windows 10 in Microsoft Edge। On the last year, Microsoft is moving away from the Internet Explorer support, such as announcement of the end of IE support, Microsoft 365 online services. The company started with Microsoft Edge capable of assuming this responsibility, and more the Internet Explorer 11 desktop application will be retired। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं एक्स्ट्रा, बट आपको यही याद रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रिटायर हो रहा है कब हो रहा है, जून 15 2022 को हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रेडमोंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स पे। कहाँ पर है हेडक्वार्टर उसका, रेडमोंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स पे हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। इक्विटास, नेक्स्ट न्यूज है, इक्विटास बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। एसएफबी का फुल फॉर्म है स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो इक्विटास एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये क्या कर रहा है, ये पहला बैंक बन रहा है जो एनआरआईज को ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एनआरआई लोग के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो ये न्यूज है कि इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला बैंक है जो एनआरआई कस्टमर को यहाँ पर क्या करने वाला है, उन्हें ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी देने वाला है। तो ऐसा नहीं, अब अगर बात करें भारत के और भी बैंक हैं, जैसे अगर बात करें एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक बैंक हैं, ये सारे के सारे एनआरआई, जो एनआरआई पर्सन होते हैं उनका अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने भी बैंक हैं, ये जो एसबीआई है, आईसीआईसीआई है या एचडीएफसी बैंक है, ये यूनिवर्सल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसे बैंक कहलाते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे होते हैं। तो भारत में ये सारे बैंक जो हैं वो एनआरआई को अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में, स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला बैंक बन रहा है जो एनआरआई को ये अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। एनआरआई कौन होते हैं, एनआरआई वो होते हैं जो अबव अबव 180 डेज, 180 दिन से ऊपर, जो अबव 180 डेज जो हैं वो आउटसाइड इंडिया रिसाइड करते हैं। अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया 180 दिनों से ऊपर रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एनआरआई कहलाएगा। ठीक है, और एनआरआईज का जो अकाउंट खुलता है इंडियन बैंक अकाउंट में, इंडियन बैंक अकाउंट में जो एनआरआईज का अकाउंट खुलता है वो या तो आपका एक एनआरई अकाउंट होता है और एक एनआरओ अकाउंट होता है। बल्कि एक और होता है, एक होता है एनआरई जैसे कि मैंने बताया, एक होता है एनआरओ और एक होता है एफसीएनआर अकाउंट। एनआरई का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। एनआरओ का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ठीक है, और एफसीएनआर का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट खुलते हैं इंडियन बैंक्स में। तो अब इन अकाउंट्स के बारे में डिटेल में हम अलग ही चैप्टर में बात करेंगे। फॉरेन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो एनआरआईज के अकाउंट खुलते हैं, एक एनआरई अकाउंट होता है, एक एनआरओ होता है, एक एफसीएनआर होता है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला बैंक बन रहा है, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहा है जो एनआरआईज को के जहां पर अकाउंट खोलेंगे। अबाउट इक्विटास एसएफबी, इक्विटास बैंक की जो स्थापना हुई 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके एमडी और सीईओ कौन है? वासुदेव पाथंगी नरसिम्हन। क्या नाम है? वासुदेव या वीपी नरसिम्हन। आप वीपी शॉर्ट में याद कर लेना, वीपी नरसिम्हन। हेडक्वार्टर पूछा जाता है, जरूर है, याद करना इंपॉर्टेंट है। चेन्नई हेडक्वार्टर है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे। 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में कुल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। 2015 में एक कमिटी बनी थी, उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम था ऊषा थोरड। ऊषा थोरड के रिकमेंडेशन पे भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। जनरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने के लिए स्टैब्लिश किए गए थे। आई होप क्लियर होगा। फिर अभी अगर बात करें आरबीआई न्यूज में, आरबीआई ने अभी हाल ही में अगर बात करें इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी, पेनल्टी लगाई है 4 बैंकों में। पेनल्टी ऑन सिटी यूनियन बैंक एंड 3 अदर लेंडर। तो देख लेते हैं कौन कौन से बैंकों में पेनल्टी लगाई है। देखो यहाँ पे जो पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ की लगाई है, किस पे? सिटी यूनियन बैंक पे। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब पेनल्टी क्यों लगाई है? पेनल्टी यही लगाई है कि बहुत सारे जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया गया। जैसे कि अगर बात करें एमएसएमई को लेके कोई डायरेक्शन है, या एजुकेशन लोन को कोई डायरेक्शन है, या एग्रीकल्चर को लेके कोई डायरेक्शन है, तो अगर बात करें कोई भी गाइडलाइंस हैं या डायरेक्शंस हैं, उसे इन बैंकों ने फॉलो नहीं किया। कुछ उसमें अगर बात करें चेंजेस किए और अपने हिसाब से स्टेप लिए, यानी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसे अगर बात करें किनारे रख के अपने हिसाब से कार्य करने की कोशिश करी, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। इस वजह से आरबीआई ने जब फाइंड किया हो तो उनके ऊपर क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी। जब आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया तो सिटी यूनियन बैंक पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तमिलनद तमिल तमिलनद मर्केंटाइल बैंक जो है, इस पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नूतन नागरिक सहकारी बैंक जो अहमदाबाद में है, इस पर 90 लाख की पेनल्टी लगाई है। और 10 लाख की पेनल्टी लगाई है डायमर फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। किस पे लगाई है? डायमलर फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में है। तो ये आपको चारों के चारों जो अभी हाल ही में जिन पे पेनल्टी लगाई उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक पे 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी आरबीआई ने। तो वही बात है, पेनल्टी लगाने का मकसद यही होता है कि जब वो पेनल्टी क्यों लगाता है आरबीआई? जब कोई आप डायरेक्शन या जो गाइडलाइंस हो फॉलो ना कर रहे हो। तो ये है, अभी अगर हम बात करें न्यूज में था, तो ये आपको चारों के चारों नाम याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से रिगार्डिंग न्यूज अगर हम बात करें तो एक ग्रुप है एसेंस। एसेंस एक कंपनी है जो जनरली अगर बात करें एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करती है। तो एसेंस ब्रिंग सोनाली मालविया ऑन बोर्ड एट द एमडी। तो एसेंस जो ग्रुप है, जो कंपनी है, उसकी जो भी एमडी अपॉइंट किया गया सोनाली मालविया जी को किया गया। एसेंस अ ग्रुप डेटा एंड मेजरमेंट ड्रिवन media agency which is the part of group M announced the appointment of Sonali Malviya as the agency of MD for India. She will be responsible for leading the agency business growth in the market. About Essence, अब Essence की अगर बात करें तो Essence is the global data एंड मेजरमेंट ड्रिवन फुल सर्विस एजेंसी। जैसे मैंने सर्विस एजेंसी है, जनरली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, जो जनरली इसके जो क्लाइंट है गूगल, फ्लिपकार्ट, एनबीसी यूनिवर्सल, लॉरियल और फाइनेंशियल टाइम्स है। तो ये इसके बारे में दिया गया। डिफेंस न्यूज देख लेते हैं। डिफेंस में अगर बात करें एक शिप है आईएनएस राजपूत, उसे इंडियन नेवी क्या करने वाली है? डीकमीशन करने वाली है। और ये अगर बात करें फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप है, इंडियन नेवी की फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप है आईएनएस राजपूत, जो 1980 में बनी थी, 1980 में ये आई थी। तो अब इसे क्या करने वाले हैं? डीकमीशन करने वाले हैं। तो ऑन 21 मई 2021 आईएनएस राजपूत, द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी, will be decommissioned after over 41 years. It was lead ship of the Kashin class destroyer built by the rest while USSR ने build की थी. The ship had the motto of Raj करेगा राजपूत, ये मोटो रहा है इसका। The ship was commissioned as INS Rajput on 4th May 1980 at Pooty, जॉर्जिया by I.K. गुजराल। फिर इसकी कैप्टन कौन है? मोहन लाल हिरंदानी एज पर कमांडिंग ऑफिसर।
It was also first Indian naval ship to be affiliated by the Indian Army, Army Regiment, the Rajput Regiment. तो ये इंपॉर्टेंट है, 1980 में स्टैब्लिश हुई थी और आईएनएस राजपूत जो है अब डीकमीशन हो रही है। इंडियन नेवी की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके जो नवल चीफ हैं वो हैं करमबीर सिंह और कमांडर इन चीफ कौन है, रामनाथ कोविंद। फिर साइक्लोन टोक्टे मेक्स लैंड फॉल्स इन गुजरात। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा साइक्लोन टोक्टे न्यूज में था काफी। और इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म दैट टोकेटे the extremely severe cyclone storm made landfall. It is formed in the Arabian Sea. It mainly caused damage to the state of Gujarat, Kerala, Maharashtra, Daman and Diu. The cyclone caused several rain and wind up to 150 to 160 किलोमीटर। तो अभी काफी टाइम से न्यूज में था साइक्लोन टॉक के, और ये भी गुजरात में आया था। अभी हाल ही में एक और साइक्लोन है जो न्यूज में है, कल ही परसों से ये न्यूज में है साइक्लोन। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है साइक्लोन साइक्लोन सॉरी नाम मैं भूल रहा हूँ। साइक्लोन साइक्लोन यस करके नाम था इसका कुछ, अभी देख लीजिएगा। मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ से वो साइक्लोन आ रहा है। तो अभी ये कौन सा न्यूज में, साइक्लोन टोक्टे है और बे ऑफ बंगाल की तरफ से एक साइक्लोन न्यूज में है। क्या नाम है उसके, नाम याद नहीं आ रहा है, आप चेक कर लेना। अभी न्यूज में आपको मैं या फिर आपको कल ही बता दूंगा, ठीक है। साइक्लोन पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, नाम जरूर पूछे जाते हैं। आईएमडी के बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली है और स्टैब्लिश 1875 में हुआ था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मृत्युंजय मोहपत्रा। मृत्युंजय मोहपत्रा द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब स्पोर्ट न्यूज की अगर बात कर लेते हैं तो वुमेन चैंपियन लीग ट्रॉफी है, अभी हाल ही में बार्सिलोना ने बीट किया है चेल्सा को टू विन। बार्सिलोना अगर बात करें फुटबॉल क्लब है और चेल्सा भी फुटबॉल क्लब है। तो वुमेन चैंपियनशिप लीग हुई थी जहां पर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने चेल्सा वुमेन फुटबॉल क्लब को हरा दिया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लब हिस्ट्री बार्सिलोना बीट चेल्सा बाय 4-0 टू विन वुमेन चैंपियन लीग फाइनल in Gothenburg. The first 36 minutes, Chelsea conceded 4 goals as Barcelona blew them away to win the first Women Champion League. अब ऑर्बिटरीज की अगर बात कर लेते हैं तो अभी एक नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, इनसे तो जरूर पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सुंदरलाल भगुना। सुंदरलाल भगुना की अगर बात करें, ऑन May 2021 नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट गांधीयन एक्टिविस्ट सुंदरलाल भगुना passes away. He was 94। और अब इनके बारे में जान लेते हैं। He was the leader of चिपको मूवमेंट। आप लोगों ने सुना होगा 1973 में एक चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, पहले उत्तराखंड यूपी में आता था उस समय। तो एक विलेज था मंडल विलेज, वहां पे अगर बात करें पेड़ वेड़ काटे जा रहे थे। तो पेड़ वेड़ जब काटे जा रहे थे तो लोगों लोगों क्या हुए, पेड़ से चिपक गए। आप लोगों ने इस बारे में स्कूल टाइम में कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे पेड़ काटने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था सुंदरलाल भगुना जी ने ही किया था। तो यहाँ पे अगर बात करें इन्हें 2009 में अगर बात करें, ही वाज ऑनर्ड विद इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से इन्हें नवाजा भी गया है सुंदरलाल भगुना जी को। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एनवायरनमेंट को लेके, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट माने जाते हैं ये। चिपको मूवमेंट की अगर बात करें, वो द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड ट्री इन इंडिया फ्रॉम कटिंग बाय फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। और चिपको का मतलब क्या होता है, हक करना, ठीक है ना, गले लगना। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, हमारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरीके की जो भी हमारे सेशन आते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको यहाँ पे जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स पेपर में आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स आ रहा हो, चाहे वो आपका मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।